हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोलॉजी यूनिट का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही हैं, किन किन चीजों से हमें इश्यूज हो रहे हैं ओवरऑल, जिसको हम एनवायरमेंटल इश्यूज कहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दशक में, पिछले कुछ डिकेड में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही फूड, शेल्टर, हर चीज़ की नीड बढ़ी है। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही साथ पोल्यूशन भी ऐड ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को और भी हानि पहुंच रही है। ये सब चीज़ों को इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पोल्यूशन किसको कहते हैं। पोल्यूशन हम कहते हैं कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जब आता है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। एयर, लैंड, वाटर और सॉइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी अगर अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है, उसको ही हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो एजेंट्स पोल्यूशन कराते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा अचानक से तेजी से बढ़ा है, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इसकी वजह से डिमांड फॉर फूड बढ़ा है, वाटर बढ़ा है, होम बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा है, ऑटोमोबाइल्स बढ़ा है। तो इन सब चीजों की वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में, जिसके मुताबिक हमको एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ एनवायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन के साथ। एयर पोल्यूशन होता क्यों है? जो भी पर्टिकुलेट या गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जहां थर्मल पावर प्लांट से निकलते हुए, स्मेल्टर्स से निकलते हुए, ऑटोमोबाइल से निकलते हुए, ये सब चीजें हमारे एयर में जाती हैं और एयर को पॉल्यूट करती हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के अकॉर्डिंग पार्टिकुलेट साइज जो 2.5 माइक्रोमीटर से नीचे का होगा, वो सबसे ज्यादा हार्म करता है ह्यूमन हेल्थ को। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है एयर पोल्यूशन का? जो पार्टिकुलेट मैटर आता है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, साथ ही साथ लंग को डैमेज पहुंचाता है एंड प्रीमेच्योर डेथ करता है। इसके बाद है प्लांट्स में भी ये बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाता है। क्रॉप के ग्रोथ को, यील्ड को और प्लांट के प्रीमेच्योर डेथ को भी कॉज करता है पार्टिकुलेट मैटर। इसके आगे हम देखते हैं इसको कंट्रोल कैसे करना है एयर पोल्यूशन को। तो जो भी पर्टिकुलेट मैटर हमें आ रहे थे ऑटोमोबाइल से, स्मेल्टर्स से, थर्मल पावर प्लांट से, हम इनको पहले तो फिल्टर आउट कर सकते हैं, ताकि जो भी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं उसमें से वो पर्टिकुलेट मैटर पहले ही हम उसको फिल्टर आउट कर लें। साथ ही साथ हम लेड फ्री पेट्रोल का यूज कर सकते हैं या डीजल का यूज कर सकते हैं, लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल। साथ ही साथ कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं। ओल्ड व्हीकल्स को यूज करना बंद कर सकते हैं या फेज आउट कर सकते हैं, उनके इंजन्स को चेंज कर सकते हैं, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पॉल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर व्हीकल्स, साथ ही साथ सीएनजी का यूज कर सकते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर के बारे में देखते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या है? ये जो भी स्मेल्टर्स या थर्मल पावर प्लांट या फिर आपके ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो गैसेस हैं, उसमें जो भी पॉइजनस गैसेस हैं, उनके इमिशन को रिड्यूस करता है। इसमें प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम उसके कैटलिस्ट के तौर पे होते हैं, जिसमें अनबर्ट हाइड्रोकार्बन को CO2 में बदल देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी CO2 में बदल देते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ज्यादातर व्हीकल्स में अब कैटेलाइटिक कन्वर्टर को यूज कर लेना चाहिए, ताकि जो अनलेडेड पेट्रोल है उसमें से जो भी उसका इनएक्टिवेट, जो भी उसका कैटलिस्ट निकल के आ रहा है उसको वो इनएक्टिवेट कर दे। इसीलिए इन कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स का यूज करना सभी ही व्हीकल्स में हो जाना चाहिए टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। सीएनजी के फायदे हैं कि ये पेट्रोल से सस्ता है और बेटर है। ये पूरा का पूरा इसका कंप्लीट कंबशन होता है। साथ ही साथ ये चोरी नहीं किया जा सकता है। बस इसकी दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पर पाइपलाइंस पूरी नहीं बिछी हुई है इंडिया में सीएनजी के लिए। साथ ही साथ इसके प्रॉपर पॉइंट्स या पंप्स नहीं है, जिसकी वजह से इसका यूज करना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक डिवाइस होता है जो पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है। ये लगभग 99% पार्टिकुलेट मैटर को हटा देता है जो एग्जॉस्ट में होता है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर इसको लगा देते हैं, जहां से 99% लगभग पार्टिकुलेट मैटर वहीं पर ही रिमूव आउट हो जाता है, ताकि पार्टिकुलेट मैटर एयर में नहीं जाता। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं इसके इलेक्ट्रोड वायर से, वो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पे होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं और जिसके बाद कलेक्टिंग प्लेट्स जो है वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है।
यहाँ पर देखो, यहाँ से क्लीन एयर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ एयर है प्लेट्स के बीच में, वो लो होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, ताकि जो डस्ट है वो उसके प्लेट्स पे फॉल कर सके। इसके बाद इसमें एक स्क्रबर लगा होता है जो कुछ गैसेस जैसे कि SO2 को रिमूव करता है, और जो एग्जॉस्ट है उसको वाटर या लाइम के थ्रू पास किया जाता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो इस प्रेसिपिटेटर से रिमूव आउट नहीं किए जा सकते हैं, ये इसका लिमिटेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉइस पोल्यूशन के ऊपर। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? अगर साउंड 1 डेसिबल से ऊपर चला जाए जहां पे वो अनप्लेजेंट लगे सुनने में, उसको हम कहेंगे नॉइस पोल्यूशन। अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड को ही हम नॉइस कहते हैं। इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में रिलीज हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग नॉइस को भी एयर पोल्यूटेंट में कंसिडर किया गया था। नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेस हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स, इंडस्ट्रीज। इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होता है, ये कुछ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करता है। 150 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होता है वो ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है, जो कि जेट प्लेन या रॉकेट से के टेक ऑफ की वजह से जनरेट होता है। साथ ही साथ अगर लंबे टाइम तक आप नॉइस के या फिर हाई डेसिबल ऑफ साउंड के एक्सपोजर में हैं, तो आपकी हेयरिंग एबिलिटी में भी डैमेज आ सकता है। बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होने की वजह से स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉइस पोल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज किए जाने लगे हैं इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ हॉर्न फ्री जोन्स बनाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के अराउंड। साथ ही साथ जो परमिसेबल साउंड लेवल है क्रैकर्स उसी में बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लाउड स्पीकर को भी उसी रेंज में प्ले किया जाता है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर की यूजेस की टाइमिंग फिक्स की गई है कि इस टाइम के बाद आप लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते। इंडिया में वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज एंड पॉलिसीज हैं, जिसमें पहला है ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जो कहता है टू कट डाउन वेहिकुलर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज। एक यूरो 2 नॉर्म्स है। यूरो 2 नॉर्म्स कहता है 350 ppm से जो नीचे का सल्फर कंटेंट है डीजल में, और पेट्रोल में 150 ppm से नीचे का जो सल्फर कंटेंट है वो सेफ लेवल है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ फ्यूल के अंदर 42% से ज्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कंटेंट नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में ये सल्फर का जो मात्रा था इसको रिड्यूस करके 50 ppm पेट्रोल में कर दिया जाना है, और डीजल का 35% तक कर दिया जाना है। साथ ही साथ व्हीकल के इंजन को अपग्रेड किया जाना है टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब आते हैं हम वाटर पोल्यूशन के ऊपर। वाटर पोल्यूशन में क्या है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए अगर 0.1% इम्प्योरिटीज भी हैं तो वो डोमेस्टिक यूसेज के लिए अनफिट हो जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है वाटर के पोल्यूटेंट्स में, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलॉइडल मटेरियल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो डिजॉल्व्ड मटेरियल्स हैं वो सब हो सकते हैं। ये सभी चीजें मिलकर के पानी को पोल्यूट करती हैं। अब इसमें हमें करना क्या है वाटर पोल्यूशन को हटाने के लिए, तो सबसे पहले डिसॉल्ट मटेरियल्स जो हैं उनको हटाना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसके जो टॉक्सिक मेटल आयंस हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हैं हटाने में, उनको हटा करके हम वाटर को पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है इसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिकम्पोज कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ा हुआ है। The amount of biodegradable organic matter in sewage water is estimated by measuring biochemical oxygen demand (BOD). जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा। जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा। तो बीओडी इज अ मेजर ऑफ पोल्यूशन। बीओडी ये बताता है कि उस पानी में कितने ज्यादा पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, वो पानी कितना गंदा है। तो यहाँ पर देखो, ये एक रिवर की बात की जा रही है। यहाँ पे जब नॉर्मल वाटर था पहले, तो यहाँ पर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, रेड रिप्रेजेंट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ब्लू रिप्रेजेंट्स बीओडी। यहाँ पर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था और बीओडी इसीलिए बहुत कम था, क्योंकि जहां पर पोल्यूशन होता है वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है रिवर में, अचानक से वाटर का ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम आ गया और बीओडी बहुत ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे वो पोल्यूशन जैसे जैसे कम होगा, फ्लो की तरफ वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा
और बीओडी जो है थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होगा। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में क्या क्या होता है? ड्यूरिंग बायोडिग्रेडेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो O2 को कंज्यूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से शार्प डिक्लाइन आता है डिजोल्व O2 के कंटेंट में, जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। जैसे ही पोल्यूटेड पानी आया उसमें कुछ बायो लाइक ऑर्गेनिक मैटर थे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करेगा, O2 को कंज्यूम करेगा, पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा। अब जैसे ही पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, उसमें जो ऑलरेडी जो एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक एनिमल्स थे उन सबकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनको डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अगर और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं उस वाटर में तो वहां पर बहुत सारे एल्गी का ग्रोथ हो सकता है, जिसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट कलर डाल देता है वाटर बॉडीज को, जिसको देखने से ही आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ वाटर की क्वालिटी को डिटोरिएट कर देता है, जिसकी वजह से अगेन फिशेस की डेथ हो जाती है। कुछ ब्लूम फॉर्मिंग एल्गे जो हैं वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी और बाकी के एनिमल्स के लिए भी। अब हमारे पास कुछ वीड्स हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ की बात हमने पहले भी की है, जिसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ये यूट्रोफिक वाटर बॉडीज में बहुत जल्दी ग्रो करता है और सारे डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। साथ ही साथ जो सीवेज होम्स से आते हैं और हॉस्पिटल से आते हैं उनमें से कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं जो डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा ऐसे डिजीज कॉज करें। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसमें और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि डीडीटी, हेवी मेटल्स में मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड ये सब हो सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। अब साथ ही साथ एक टर्म आता है हमारे पास बायो मैग्निफिकेशन का, जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये क्या होता है? अगर बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाए किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते या एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो जो तुम्हारे पास जो टॉक्सिकेंट है जो किसी एक ट्रॉफिक लेवल में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन हो जाता है। सपोज कुछ टॉक्सिकेंट फिशेज ने कंज्यूम की, अब फिशेज उसको मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो जो फिश के ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं, सपोज ह्यूमंस आ रहे हैं, ह्यूमंस ने उस फिश को अगर कंज्यूम किया तो जो भी वहां पर टॉक्सिन्स थे वो हमारे पास आ जाएंगे, वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे। तो वो एक ट्रॉफिक लेवल से पास ऑन हो जाता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी का भी बायोमैग्निफिकेशन होता है एक्वेटिक फूड चेन में। जो वाटर है उसमें डीडीटी का कंटेंट 0.003 पार्ट्स पर बिलियन होता है। अब ये वाटर जो है, जू प्लैंकटन ने वाटर के ऊपर वाटर से न्यूट्रिएंट लिया, तो जू प्लैंकटन के अंदर 0.04 ppm डीडीटी आ गया। लाइक कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे। अब अगर उन जू प्लैंकटन्स पे फिश ने फीड किया, स्मॉल फिशेस ने, अब फिश के अंदर 0.5 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी आ गया है। इन छोटे फिशेस के ऊपर फीड करती हैं लार्ज फिश के अंदर वो 2 ppm डीडीटी आ गया। अब मान लो इस लार्ज फिश को बर्ड ने कंज्यूम किया, तो बर्ड के पास 5 ppm डीडीटी आ गया। तो ये जो डीडीटी है ये करता क्या है? ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है बर्ड्स में, जिसकी वजह से एगशेल्स की थिनिंग हो जाती है। और आपको पता है एगशेल उनके उनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एगशेल की थिनिंग होगी तो प्रीमच्योर ब्रेकिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्ड की पॉपुलेशन में काफी कमी आ जाएगी। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में कोई भी अक्यूमुलेशन बायोमैग्निफिकेशन ऊपर जाएगा, उसका कंटेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है और ज्यादा फैलता जाएगा। इसके साथ ही जब हम एक्वेटिक बॉडीज की बात करते हैं तो एक टर्म आता है हमारे पास यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन कहते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। जब एक यंग लेक होता है वहां पर वाटर कोल्ड एंड क्लियर होता है, जिसमें क्या होता है, अब जब धीरे धीरे स्ट्रीम्स जो लेक में आते हैं वो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लेकर के आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा। इससे लेक की फर्टिलिटी बढ़ती है, यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिक रिमेन्स लेक के बॉटम में डिपॉजिटेड होती हैं, इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, लेक जो है वो कम गहरा होने लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिमेन्स नीचे बॉटम में डिपॉजिट होने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो शैलो होता जाएगा और साथ ही साथ लेक वार्म होता जाएगा,
उसमें जो भी वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे। अब जो मार्श प्लांट हैं उनका रूट जो है वो शैलो में ही उग पाता है, तो वो उगेंगे, वो ओरिजिनल लेक बेसिन को फिल कर देंगे और धीरे धीरे वो लेक जो है वो फिल हो जाएगा, एक लैंड बन जाएगा। इसको ही कहते हैं यूट्रोफिकेशन, एजिंग ऑफ लेक। यूट्रोफिकेशन में क्या क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ लेक एंड अदर फैक्टर, यूट्रोफिकेशन का टाइम स्पैन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगा सकता है। जबकि अब के टाइम पे क्या हो रहा है, जो इफ्लुएंस आ रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज से, होम्स से, उनकी वजह से यूट्रोफिकेशन बहुत ज्यादा तेजी में होने लगा है, बहुत ज्यादा एसेलरेट हो गया है इसका रेट। इसको कहते हैं कल्चरल या एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन में काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन ये जो पोल्यूशन की वजह से जो कल्चरल और एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ये काफी जल्दी होने लगता है। इसके सब मेन कंटामिनेंट्स हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। ये क्या करते हैं, एल्गी के ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से स्कम और अनप्लेजेंट ओडर वहां से डेवलप होता है। साथ ही साथ वाटर के डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो पूरा का पूरा खत्म कर देता है, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ हो जाती है। जो हीटेड या थर्मल वेस्ट वाटर प्लांट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करता है जो हाई टेम्परेचर पे हो। जिससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ इन्हांस होगी। साथ ही साथ जो फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज हैं उनकी भी ग्रोथ इन्हांस होगी, लेकिन वहां का जो इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना है उसको डैमेज पहुंचेगा। अब हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ उपाय हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले कुछ आर्टिफिशियल नेचुरल प्रोसेस को मिला करके करते हैं। एक टाउन का एग्जाम्पल लिया गया है, एक टाउन का स्टोरी है। अरकाटा नाम का एक टाउन था जो कि कैलिफोर्निया के नॉर्थर्न कोस्ट में है। वहां के टाउन के लोग और कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे, जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग थे, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का इजाद किया, को डेवलप किया। इसमें क्या किया इन्होंने, दो स्टेजेस में क्लीनिंग को किया। पहला सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट किया इन्होंने। सेडिमेंटेशन फिल्टरिंग से क्या हुआ, जो बड़े साइज के पोल्यूटेंट्स थे वो निकल गए। साथ ही साथ जो नीचे सेडिमेंट होने वाले थे, जो भारी थे, वो नीचे सेडिमेंट हो गए। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, 6 कनेक्टेड मार्शेस का स्पीच लाइक कनेक्टेड सीरीज किया, लगभग 60 हेक्टेयर मार्शलैंड के ऊपर। अप्रोप्रिएट प्लांट, एल्गे, फंजाई एंड बैक्टीरिया वेर सीडेड इनटू दिस एरिया। जिससे क्या हुआ कि ये जो एल्गे, फंजाई और बैक्टीरियाज थे, इन्होंने न्यूट्रलाइज किया, अब्जॉर्ब किया और पॉल्यूटेंट्स को एसिमिलेट किया। तो उसके बाद वहां से जो वाटर फ्लो हो करके लास्ट में जो मिला, वो वाटर अपने आप ही प्यूरिफाइड हो गया था। तो इन्होंने ऐसे 2 स्टेप में अरकाटा के लाइक मार्शलैंड को प्रॉपरली वहां के वाटर पोल्यूशन को हटाया। इस इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या हुआ, जो मार्शेस हैं वो सैंक्चुरी में को भी बनाते हैं, एक सैंक्चुरी जैसा बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। उसमें फिशेस, एनिमल्स एंड बर्ड सब होते हैं। तो इसीलिए इनको फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्श, FOAM कहा गया। ये फोम किसको कहेंगे, FOAM, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। वैसे सिटीजन्स का ग्रुप था जो इस प्रोजेक्ट को आगे चला रहे हैं और सेफ गार्ड करके रख रहे हैं। साथ ही साथ एक और स्टेप लिया गया था, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, जिसको इको सैन कहते हैं। ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है ह्यूमन एक्सक्रीटा को होल्ड करने के लिए। यहाँ पर ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ह्यूमन एक्सक्रीटा को यहाँ पर रिसाइकल कर दिया जाता है एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर की नीड को रिड्यूस कर दिया जाता है, और जो कचरा है वो तो अपने आप ही साफ हो गया, वो अलग। ये जो इकोसैन टॉयलेट्स हैं ये केरला और श्रीलंका के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था 1974 में, जिसके अकॉर्डिंग वाटर रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करना है। इसके बाद हम आते हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर। वेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स देखते हैं। सॉलिड वेस्ट में सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट होता है, हम सॉलिड वेस्ट किसको कहेंगे, जो भी आपके डस्टबिन में जा रहा है, जो भी आपके ट्रैश कैन में जा रहा है, वो होता है हमारा सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो घरों से आते हैं, ऑफिसेस से आते हैं, स्टोर से आते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, इन सब जगह से आते हैं, जो कलेक्ट किए जाते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि सारे सॉलिड वेस्ट को हम कंप्लीटली बर्न आउट तो नहीं कर सकते। जो बाहर डंप्स हैं, जिनको ऐसे ही जिन पे कचरा डाल दिया गया है, वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड जैसा बन जाता है रैट और फ्लाइज के लिए।
अब ये रैट और फ्लाइज क्या करेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या चाहेंगे कि रैट्स और फ्लाइज के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड ना प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो जो ये ओपन डंप्स हैं उसको हटाना होगा। जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं ये सब्स्टिट्यूट हैं ओपन बर्निंग डंप्स के जगह पर। इसमें वेस्ट को एक बड़ा सा ट्रेंच खोदते हैं, लाइक गड्ढा खोदते हैं, वेस्ट को उसमें डंप करते हैं और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं डर्ट से। ये लैंडफिल का लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो गार्बेज का अमाउंट है, अब मेट्रो सिटीज में इतना ज्यादा गार्बेज का अमाउंट डेवलप हो रहा है, इतना ज्यादा बनता जा रहा है कि ये सारे लैंडफिल साइट्स भी अब भर चुके हैं। साथ ही साथ क्या होता है, अब सिंस हम इनको ब्यूरी कर रहे हैं ना सॉइल के नीचे, तो इसमें से जो कुछ केमिकल वाले वेस्ट होंगे उनमें से कुछ केमिकल सीपेज हो रहा होगा अंडरग्राउंड वाटर में, वो भी इवेंचुअली हमारे वाटर को ही पोल्यूट कर रहा है। तो ये लिमिटेशन था लैंडफिल का। अब देखते हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर। सॉलिड वेस्ट तीन टाइप के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और उसके अलावा एक रिसाइक्लेबल हो सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल में आपका वेजिटेबल फ्रूट्स आ सकता है जो आराम से नेचुरल ब्रेकडाउन के थ्रू जो जिसको डिग्रेड किया जा सकता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक पैकेट्स, पॉली बैग्स, पॉलीस्टाइरीन, ये सब है जिनको बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, ना जलाकर ना ब्यूरी करके, कैसे भी नहीं। साथ ही साथ कुछ रिसाइक्लेबल चीजें हैं जैसे कि प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, इनको रिसाइकल करके अगेन नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक्स की जगह कुछ इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज कर सकते हैं जिनको प्लास्टिक की जगह यूज करें, क्योंकि हम प्लास्टिक पैकेट्स को डिग्रेड भी नहीं कर पा रहे। तो क्लॉथ बैग ले सकते हैं, नेचुरल फाइबर से बना हुआ कोई कैरी बैग ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर पॉलीथीन। अगर हॉस्पिटल वेस्ट की बात करें, हॉस्पिटल वेस्ट में कुछ डिसइंफेक्टेंट होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, साथ ही साथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको ऐसे ही खुले में डिस्पोज ऑफ कर देना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। हॉस्पिटल वेस्ट को इसीलिए डिस्पोज किया जाता है पहले इंसिनरेटर्स के अंदर डाल करके। इसके अलावा हम आते हैं ई वेस्ट जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इनके ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता उनको हम ई वेस्ट में कंसिडर करते हैं। इनको लैंडफिल्स में या तो ब्यूरी करते हैं या इनको भी इंसिनरेट किया जाता है पहले। रिसाइकलिंग इकलौता एक ऐसा इको फ्रेंडली सोल्यूशन है जो ई वेस्ट को ट्रीट कर सके। लेकिन रिसाइकलिंग के दौरान जो वर्कर्स होते हैं जो वहां काम कर रहे हैं वो उसमें ई वेस्ट के में जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है उससे वो एक्सपोज होते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे खराब असर पड़ता है। आधे से ज्यादा ई वेस्ट जो है जो वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में, जहां पर यहाँ से कॉपर, आयरन, लाइक सिलिकॉन, निकेल एंड गोल्ड ये सब रिकवर किया जाता है रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये सारे जो मेटल्स हैं ये कॉस्टली हैं, इनको लाइक रिकवर किया जाता है वहां से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अहमद खान की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से एक रेमेडी बना दी जिसका नाम है पॉलीब्लेंड। ये एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे बैंगलोर में, इन्होंने पॉलीब्लेंड को डेवलप किया। पॉलीब्लेंड क्या है, मॉडिफाइड प्लास्टिक को रिसाइकल किया इन्होंने प्लास्टिक को, उसको मॉडिफाई किया, पॉलीब्लेंड बना दिया। पॉलीब्लेंड क्या है, पॉलीब्लेंड को फिर इन्होंने मिक्स किया बिटुमेन के साथ जिसको रोड बनाने में यूज करते हैं, और साथ ही साथ बिटुमेन के साथ मिला के इन्होंने उसके रोड्स बना दिए। अब ये जो पॉलीब्लेंड और बिटुमेन का जो ब्लेंड था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें इस पॉलीब्लेंड में प्लास्टिक की प्रॉपर्टी थी यानी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी थी। तो इस बिटुमेन के वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज की वजह से रोड लाइफ बढ़ गई, रोड की लाइफ बढ़ गई। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले केमिकल्स के बारे में और उनके इफेक्ट्स। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, ये सब टॉक्सिक होते हैं। अब जो इनका टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसको तो ये किल करते ही हैं, साथ ही साथ जो नॉन टारगेट है उसके लिए भी ये टॉक्सिक है। साथ ही साथ सॉइल इकोसिस्टम के लिए ये टॉक्सिक है। इससे क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बायोमैग्निफिकेशन हो जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से यूट्रोफिकेशन हो जा रहा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए कुछ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा हम किया जा रहा है अभी हमारी कंट्री में। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर है जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट, एक प्रोसेस से जो वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है वो दूसरे प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट बन के जा रहा है। इससे मैक्सिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, साथ ही साथ पोल्यूशन नहीं हो रहा है। एक फार्मर है रमेश चंद्र डागर नाम के, सोनीपत में एक फार्मर है हरियाणा में। इन्होंने क्या किया, अपने ही फार्म लैंड में बी कीपिंग भी करी
डेयरी मैनेजमेंट भी किया, वाटर हार्वेस्टिंग भी किया, कंपोस्ट एंड एग्रीकल्चर दो सब कुछ किया। इसको इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया, एक साथ सब कुछ। एक का वेस्ट दूसरे के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा था। सपोज इनकी काउज थी, तो वहां से जो इनको गोबर मिला इसको इन्होंने फर्टिलाइजर की तरह यूज किया। जो बी कीपिंग से इनको हनी मिला, साथ ही साथ जो वैक्स मिला, वैक्स को फिर इन्होंने लाइक मान लो इन्होंने सेंड कर दिया होगा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके से एक प्रोसेस का जो कचरा है, एक प्रोसेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम कर रहा है। रमेश चंद्र डागर के इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज क्या क्या है कि ये जित सपोर्ट करते हैं, लाइक इसमें जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वेंचर पे जाने के लिए। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ डंग का यूज किया जाता है मेन्योर की तरह। जो क्रॉप का वेस्ट है उससे कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, साथ ही साथ नेचुरल गैस जनरेट होता है जो कि फार्म के लिए एनर्जी देता है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, रमेश चंद्र डागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब खोला ताकि ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बाकी भी फार्मर्स को सिखा सके, बता सके। इसके अलावा हम आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये डिस्पोज करने में सबसे मुश्किल है। न्यूक्लियर एनर्जी के यूज का दो मेन प्रॉब्लम ये है कि पहला, अगर एक्सीडेंटली लीकेज होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो जो चर्नोबिल इंसिडेंट था और 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट था। दूसरा प्रॉब्लम है इसके सेफ डिस्पोजल का। लाइक रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो डिस्पोजल करना है वो ऐसे ही नॉर्मल कचरे के साथ, नॉर्मल पोल्यूटेंट्स लाइक नॉर्मली तो ऐसे नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते, तो इसका डिस्पोजल एक प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अब ऐसा करना क्यों है, क्योंकि अगर इसमें से रेडियो एक्टिव वेस्ट में से जो रेडिएशन निकलता है वो म्यूटेशन कॉज करता है। और म्यूटेशन अगर मान लो कि इनका कंजम्पशन कोई अगर हाई डोजेस पे कर ले किसी भी तरीके से, तो वो लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। स्टिल लोअर डोसेस पे भी ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज करेगा। अगर म्यूटेशन कर रहा है तो वैसे ही ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। तो रेकमेंड क्या किया जाता है इन न्यूक्लियर वेस्ट के लिए कि पहले इनको एक कंटेनर में, शील्डेड कंटेनर में ब्यूरी किया लाइक डाला जाता है। उसके बाद इनको रॉक्स के नीचे ब्यूरी किया जाता है, अर्थ की सरफेस से लगभग 500 मीटर नीचे। लेकिन पब्लिक जो है वो इस मेथड को भी अपोज करती है। अब आते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस बोलते हैं एक छोटा सा ग्लास हाउस है जो विंटर के दौरान प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। विंटर के दौरान जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो जो ग्लास का पैनल है उसमें जो ग्लास का हाउस बना हुआ है, सनलाइट उस ग्लास के थ्रू एंटर तो कर सकती है पर वहां से लीव नहीं कर सकती, जिसके वजह से ग्रीन हाउस वार्म हो जाता है। और विंटर में ये फायदेमंद है क्योंकि ये वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है उन प्लांट्स को। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है जो अर्थ की सरफेस के हीट हो जाने की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर अर्थ का -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता। अब देखो जो क्लाउड और गैसेस हैं ये लगभग सोलर रेडिएशन का 1/4 हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती हैं और कुछ अब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन आधे से ज्यादा जो सोलर रेडिएशन है जो अर्थ पे आ रहा है उसमें से सिर्फ कुछ ही अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक होता है। अर्थ का सरफेस उस हीट को वापस से री एमिट कर देता है एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, लेकिन ये इस इंफ्रारेड रेडिएशन का भी जो कुछ पार्ट है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा, जैसे तुम्हारा CO2, CH4 इन सब के द्वारा। और इसीलिए ये स्पेस में नहीं जा सकते, एस्केप आउट नहीं कर सकते। इन गैसेस को ही हम फिर ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं क्योंकि ये हीट एनर्जी रेडिएट करते हैं हमें। इन्होंने उस इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया और अब ये हीट एनर्जी रेडिएट करेंगे, इसीलिए ये बन गए हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। ये जब अर्थ की सरफेस के पास आते हैं तो अर्थ को अगेन हीट अप कर देते हैं और उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हो गए फिर? तुम्हारा CO2 हो गया, CH4 हो गया, CFCs हो गए और N2O हो गया। तो ध्यान देना है सबसे ज्यादा CO2 60%, उसके बाद CH4 20%, फिर CFCs 14% और N2O है 6%।
अब जब यही ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो हीटिंग है, अगर ये ओवर हीटिंग में बदल जाए, ज्यादा होने लगे अर्थ का, तो इसको ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पिछले सेंचुरी में अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले 30 सालों में। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं जिसको एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स हो सकता है, हिमालयन स्नो कैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से राइज इन सी लेवल आ सकता है और कई सारे कोस्टल एरियाज को वो बहा के लेके जा सकता है अपने साथ। ये एल नीनो इफेक्ट क्या है? एल नीनो इफेक्ट एक एबनॉर्मल वेदर पैटर्न है जो कि पैसिफिक ओशियन के वार्म होने की वजह से हो रहा है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? फॉसिल फ्यूल्स का यूज रिड्यूस करके, एनर्जी यूजर्स का इफिशियंसी इंप्रूव करके, डिफोरेस्टेशन को कम करके, प्लांट्स लगा करके, साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट को स्लो डाउन करके कुछ इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही हम आ जाते हैं ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रहा है। अब देखो, जो बैड ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होता है, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर में। ये प्लांट और एनिमल को हार्म करता है। जो गुड ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ये सन से आने वाले यूवी रेज को अब्सॉर्ब करता है। अब जो यूवी रेज हैं ये म्यूटेशंस कॉजिंग है, इसीलिए ये हाईली इंजूरियस है, तो इनसे प्रोटेक्ट करने वाला हम जो है उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। अब ये जो ओजोन है इसकी थिकनेस लाइक ऐसे मापी जाती है इन कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। उसको मापा जाता है डॉब्सन यूनिट्स में। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? जो यूवी रेज हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करती हैं और उसको नेसेंट ऑक्सीजन में बदलती हैं। तो जो एक ओ नेसेंट बचा वो O2 के साथ मिल करके O3 बना लेता है, ओजोन बना लेता है। अब यूवी रे साथ ही साथ क्या करता है? ओजोन का डिग्रेडेशन भी करता है। तो ये प्रोसेस ऐसे बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन ये बैलेंस डिसरप्ट तब हो जाता है, डिस्टर्ब तब हो जाता है जब कुछ ओजोन डिग्रेडेशन को डिसरप्ट करने वाले कुछ CFCs रिलीज होते हैं। CFCs हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है। CFCs स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं, ऊपर जाकर के स्ट्रेटोस्फेयर के पास पहुंच जाते हैं। अब यूवी रेज जो हैं, जो CFC रिलीजिंग Cl कॉलम्स हैं उनके ऊपर एक्ट करती हैं। साथ ही साथ क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्लोरीन वहां पर कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, ओजोन अगेन डिग्रेड कर देता है O2 में, जिससे ओजोन डिप्लीशन होने लगता है, जिसकी वजह से अंटार्कटिक रीजन के पास ओजोन लेयर में होल डेवलप हो गया है। अब इस ओजोन डिप्लीशन का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? अब जो यूवी रेडिएशन है शॉर्टर वेवलेंथ के, एक UVB से छोटे वाले, ये कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। लेकिन ये जो UVB है ये DNA में म्यूटेशन कॉज करता है, स्किन एजिंग कराता है, जिसकी वजह से स्किन सेल को डैमेज पहुंचता है और स्किन कैंसर में रिजल्ट करता है ये। अब और क्या क्या हो सकता है? अगर कभी भी UVB रेज का हाई डोज मिल जाए तो कॉर्निया में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसकी वजह से स्लो ब्लाइंडनेस हो सकता है या कैटरैक्ट हो सकता है और ये कॉर्निया को कंप्लीटली डैमेज कर सकता है, परमानेंटली डैमेज कर सकता है। इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है इन कनाडा, 1987 में हुआ था। ये साइन किया गया था ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल किया जा सके। ये प्रोटोकॉल इसलिए डेवलप किए गए थे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके अंदर से CFCs का इमिशन जो है वो कम हो सके, साथ ही साथ जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं वो कम से कम इमिट हो सके, क्योंकि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो फिर हमें बहुत ज्यादा ही झेलना पड़ सकता है हार्मफुल इफेक्ट। इसके बाद हम आते हैं सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन के ऊपर। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग और पुअर इरिगेशन, इन सब की वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिसकी वजह से लैंड के एरिड पैचेस हो सकते हैं, डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ जो अर्बनाइजेशन इतना इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से भी डिजर्टिफिकेशन होता है। साथ ही साथ डिजर्टिफिकेशन ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट भी हो रहा है। अब देखते हैं दूसरी बात, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सलाइनिटी। ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से अराइज होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। अगर इरिगेशन किया जा रहा है विदाउट प्रॉपर डैमेज तो सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाएगा, वहां पे पानी जमा हो जाएगा, वही होता है वाटर लॉगिंग। जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के सरफेस में जो सॉल्ट है वो पानी ड्रॉ कर लेगा, ठीक, और साथ ही साथ सॉल्ट जो है वो लैंड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा।
और प्लांट रूट के पास कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट होगा। साथ ही साथ क्या चल रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज फॉरेस्ट एरिया को काट देना, फॉरेस्ट एरिया में से फॉरेस्ट को काट करके नॉन फॉरेस्ट बना देना। अभी तक लगभग 40% फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स के लॉस्ट हो चुके हैं, जबकि टेम्परेट रीजन में सिर्फ 1% फॉरेस्ट लॉस्ट हुआ है। एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दी गई थी 1988 में इंडिया में, जिसने कहा था कि 33% फॉरेस्ट प्लेन्स में कवर करना चाहिए और हिल्स में 67%। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 19.4% फॉरेस्ट कवर बचा है, जो कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 30% था। तो बहुत ज्यादा ही लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का यूज लाइक ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि हम फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड में। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, नीड फॉर फूड इज मोर, तो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा जगह पे हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। टिम्बर ज्यादा चाहिए, फायरवुड ज्यादा चाहिए, कैटल रैंचिंग ज्यादा चाहिए, तो इसकी वजह से हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है। एक मेथड है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट ट्रीज को कट किया जाता है, बाकी का जो प्लांट रिमेन है उसको जला दिया जाता है, और वो जो ऐश वहां से बचता है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, और उस लैंड को फार्मिंग या ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं। कल्टीवेशन के बाद उस एरिया को फिर छोड़ दिया जाता है काफी सालों के लिए, उसकी रिकवरी के लिए। पहले के टाइम पर इनफ टाइम गैप जो था वो उसकी रिकवरी के लिए मिलता था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, ओवर पॉपुलेशन हो गया है, साथ ही साथ रिपीटेड कल्टीवेशन हो गया है वहां पर। तो इसकी वजह से जो रिकवरी है वो एकदम पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी रिकवरी हो ही नहीं पा रही। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है? जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा कार्बन और बायोमास लॉस्ट हो गया है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इसका अब ओनली सोल्यूशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन करना। वापस से जिस फॉरेस्ट की जगह पर से फॉरेस्ट काटा गया था वहां पर अगेन फॉरेस्ट लगाया जाए, इसको हम कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। ये नेचुरली भी किसी डिफॉरेस्टेड एरिया में हो सकता है वैसे, लेकिन हम अपनी तरफ से प्लांट्स लगा करके इसको स्पीड अप कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टिसिपेशन हुए थे, कुछ कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन हुआ था फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। एक बिश्नोई मूवमेंट बहुत ही फेमस है। 1973 में जोधपुर के किंग ने कहा था कि नए पैलेस बनाने के लिए हमको ऊड की जरूरत है, तो उसके जो मिनिस्टर्स थे, वर्कर्स थे, वो फॉरेस्ट में गए जहां पर बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी। जो बिश्नोईज थे उन्होंने कहा कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। अब उस टाइम पे वो राजा के जो भी लोग थे, अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो पेड़ काटना है। तो एक वुमन थी अमृता देवी नाम की, उन्होंने जाकर के एक ट्री को हक कर लिया। तो जो किंग के लोग थे उन्होंने ट्री को काटा, साथ ही साथ अमृता देवी को भी कट कर दिया। साथ ही साथ उनकी 3 बेटियां थी, और हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोईज मारे गए थे उस मूवमेंट में। इसको ही कहा गया था बिश्नोई मूवमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया है उन इंडिविजुअल्स को जो रूरल एरियाज या उस कम्युनिटी से आते हैं और जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। साथ ही साथ गढ़वाल रीजन में चिपको मूवमेंट हुआ था 1974 में। कुछ लोकल वुमेन ने ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया, कैसे? उसको हक करके, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स उसको काट ना सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, JFM का, जिसमें लोकल कम्युनिटीज के साथ क्लोजली वो काम करते थे ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और मैनेज कर सकें इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज। क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेस्ट हमें बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। जो कम्युनिटीज हैं उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बहुत बेनिफिट होता है, जैसे फ्रूट्स, गम्स, रबर, मेडिसिन एक्सेट्रा मिलते हैं। तो हमें इसीलिए वाइल्ड लाइफ के इन सर्विसेज के लिए हमें उनको प्रोटेक्ट करना है इन रिटर्न। इस चैप्टर के अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसमें से क्या क्या प्रोबेबली क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, विच इज पॉल्यूशन को डिफाइन करना है, इसके कुछ टाइप्स बताने हैं। पॉल्यूशन क्या हो गया? सिंपली जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनका ऐड होना आपके एनवायरनमेंट में। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल, नॉइस, थर्मल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इतना हमने पढ़ा। एयर पोल्यूशन का मेन रीजन क्या क्या है? व्हीकल से आने वाला इमिशन, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना, ये हमने देखा कि कैसे कुछ नेचुरल प्रोसेस है जहां पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस जो आती हैं और
जो एस्केप आउट नहीं कर पाती, और वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर ये सब हीट को ट्रैप करती हैं और वापस से इसको स्पेस में एस्केप नहीं करती है, करने देती, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हैबिटेबल लेवल पे रहता है, वरना ये -18 हो जाता। अच्छा, यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है? यूट्रोफिकेशन हमें पता था, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, जिसमें वाटर बॉडीज अचानक से न्यूट्रिएंट्स इनरिच हो जाती हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये हमें याद रखना है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ होता है। और लाइक वो जो लेक है वो तुम्हारा वापस से लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया? कि हमें अपने नीड्स, प्रेजेंट नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीज़ों को बचा करके रखना है, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल वेलबींग, तीनों के बीच में एक बैलेंस बना करके रखना, कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आई होप आप इजीली दे पाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। आपको एयर पोल्यूशन के कॉजेज, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर्स बताना है। इट्स वेरी इजी। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन का कॉजेज और कंसिक्वेंसेस। वाटर पोल्यूशन में कहाँ कहाँ से आता है सीवेज वाटर, वो देखना है, कहाँ कहाँ का ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। सॉइल पोल्यूशन किसको कहते हैं, इसके कॉजेज, इफेक्ट और प्रिवेंटिव मेजर्स। डिफॉरेस्टेशन, इसका इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग भी हमने डिटेल में अभी भी देखा है। एसिड रेन आपको बताना है। व्हाट आर द मेजर कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। यूवीबी वाला बता दोगे, स्किन कैंसर बता दोगे, स्नो ब्लाइंडनेस बता दोगे, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एफॉरेस्टेशन तो नहीं होगा, पेड़ लगाने से तो नहीं होगा एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल इमिशंस, हाँ। मोटर हार्वेस्टिंग से भी नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ से भी नहीं, इंडस्ट्रियल इमिशंस। Which gas is primarily responsible for global warming? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता था, अभी हमने पढ़ा है। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ विच न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन क्यों होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? पेपर, प्लास्टिक, वेजिटेबल पील, कॉटन क्लॉथ। प्लास्टिक हमें पता है। Which international agreement aims to control ozone layer depletion? Kyoto Protocol, Montreal Protocol, पेरिस अग्रीमेंट, रामसार कन्वेंशन नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हमने पढ़ा है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए बना था, साइन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस? सोलर एनर्जी है हमारे पास। विच पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है एसिड रेन। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव नॉइस लेवल? नॉइस लेवल की वजह से क्या होगा? नॉइस पॉल्यूशन, सिंपल। द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा उसकी वजह से होगा ग्लोबल वार्मिंग। इतनी चीजें हमने पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस का हमने आंसर किया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कीप स्टडीइंग। थैंक यू।